राधे राधे प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बूढ़े कौवा ने बताई 4 बातें। जो भी मनुष्य इन 4 बातों को समझ लेता है और अपने जीवन में इनका पालन करता है, वो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी लाचार नहीं रह सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। किसी तरह से किसान की घर गृहस्थी चल रही थी। उस किसान की कोई संतान नहीं थी। रामू और उसकी पत्नी संतान न होने से बड़े चिंतित थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है। बहुत समय के बाद रामू के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। किसान रामू और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर जब गांव में इस बात का पता चला कि रामू के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो दूर दूर से लोग रामू और उसकी पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगे, क्योंकि बहुत समय के बाद किसान के घर में किसी संतान का जन्म हुआ था। बहुत दिनों से रामू और उसकी पत्नी निसंतान थे, इसलिए दूर दूर से गांव के लोग उसके घर पर आकर के उसे बधाई दे रहे थे। तभी बाहर वृक्ष पर बैठे एक बूढ़े कौवा ने दाना मांगने के लिए रामू को आवाज लगाई। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामू के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था। इसीलिए जब उसने उस बूढ़े कौवा को देखा तो एक लाचार कौवा को देखकर रामू ने उसे बाहर से घर के अंदर बुला लिया और कौवा को घर में बैठने के लिए कहा। वो कौवा उस किसान का स्वभाव देख कर के बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो वह कौवा घर में आकर बैठ गया। कौवा से वह किसान कहने लगा कि कौवा, आज हमारे घर में बहुत दिनों के बाद इस पुत्र का जन्म हुआ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही कौवा ने उस बच्चे को देखा तो कौवा ने देखा कि बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देख कर के वह बूढ़ा कौवा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दर्शक बंधुओं, वह चिन्ह राजयोग को दर्शाता था। कौवा उस बच्चे के हाथ पर चिन्ह देख करके हैरान था। इधर रामू ने जब कौवा को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा कि हे कौवा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कौवा कहने लगा कि हे किसान, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो ये तुम्हारा पुत्र है, ये बहुत ही किस्मत का धनी है। तुम्हारे पुत्र की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। किसान ने कहा कि हे कौवा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? तब बूढ़े कौवा ने कहा कि रामू, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 15 साल की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ में होगा और फिर यह इसी नगर का राजा बन जाएगा। कौवा की बात को सुनकर के रामू बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर गांव के जो लोग थे, उनको जब पता चला कि एक बूढ़े कौवा की भविष्यवाणी के अनुसार रामू का पुत्र एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा, तो जो भी गांव नगर के लोग थे, जिसने भी यह सुना, तो वह सब दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है कि उस राज्य का राजा हिरण का शिकार करता हुआ और राज्य से बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन हिरण उसके हाथ नहीं लगा था। अब राजा को हिरण का पीछा करते करते बहुत तेज प्यास लग चुकी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी या झरना उस राजा को नहीं मिला, जहां राजा जाकर के अपनी प्यास को बुझा सके। अब राजा पानी की तलाश करने लगा और चलता चलता वह उसी गांव में पहुंच गया जहां वह रामू नाम का किसान रहता था। तभी राजा की नजर गांव के एक कुएं पर पड़ गई। अब राजा कुएं पर जाकर पानी पीने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा पानी पी ही रहा था कि तभी वह बूढ़ा कौवा भी उसी कुएं पर आकर बैठ जाता है। इधर पानी पीते पीते राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के कहीं जा रहे हैं, तो राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह सारे लोग कहाँ जा रहे हैं।
प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वह बूढ़ा कौवा कहने लगा कि महाराज, आज सभी गांव वाले उस किसान के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में बहुत समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है और वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा आज रामू के घर में पैदा हुआ है और वह पुत्र बड़ा ही किस्मत वाला है। तब राजा ने पूछा कि हे कौवा, ऐसी क्या बात है जो सारे गांव वाले उसे देखने जा रहे हैं? कौवा ने कहा कि महाराज, क्या आप नहीं जानते? दर्शक बंधुओं, अब कौवा पूरी बात राजा को बताता है कि राजा साहब, वह रामू का जो पुत्र है वो जब 15 वर्ष का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और वह पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कौवा की बात को सुनकर के राजा को बड़ा गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है और राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह कैसे हो सकता है? राजा ने कौवा से कहा कि हे चिड़िया, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। और कौवा, आपको क्या लगता है, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ क्या मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? चाहे मेरी बेटी कुंवारी ही मर जाए, लेकिन मैं उसका विवाह इस गरीब घर में कभी नहीं करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कौवा ने कहा कि हे राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। दर्शक बंधुओं, राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही अभिमान था। उसने कहा कि हे कौवा, मैं भगवान का लिखा हुआ भी मिटा करके तुझे दिखा दूंगा। मैं नहीं मानता कि भाग्य में जो लिखा है वो करके रहता है। दर्शक बंधुओं, उस बूढ़े कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही है, देखते हैं क्या होता है। दर्शकों, राजा पानी पीकर वहां से चला गया। इधर राजा ने अपने महल में वापस जाकर और अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उसी रामू किसान के घर पर पहुंच गया। लोगों से पूछता हुआ वह किसान के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर के आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज को सुनकर के जब बाहर निकला और उससे पूछा कि आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? राजा ने कहा कि मैं एक बड़ा सेठ हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बड़ा ही किस्मत वाला पुत्र पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राज्य योग लिखा हुआ है। रामू ने कहा कि हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। प्रियदर्शक बंधुओं, राजा ने रामू से कहा कि रामू भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रामू किसान ने कहा कि हाँ कहिए सेठ जी, क्या बात है? राजा ने कहा कि रामू भाई, आपका जो ये बड़ा तकदीर वाला पुत्र है इसे आप मुझे दे दो और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का मैं बड़े अच्छे से पालन पोषण करूंगा। दर्शकों, रामू की पत्नी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकती। राजा ने कहा कि तुम तो बस एक मामूली से किसान हो, तुम अपने पुत्र का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? तुम्हारा तो खुद का ही खाने का ठिकाना नहीं रहता है। रामू ने सेठ की बात को सुनकर के कहा, हाँ सेठ जी, आप तो सही कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामू की बात को सुनकर के उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा उस दिन आपको मेरे बेटे को वापस करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बेटा 15 साल की उम्र में पहुंचेगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। प्रियदर्शक बंधुओं, इतना कहकर के राजा ने बच्चे को लिया और वहां से चला गया। अब राजा बच्चे को लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने सोचा कि मैं इस बच्चे को गला दबा करके मार देता हूँ और इसकी लाश को नदी में बहा देता हूँ। दर्शक बंधुओं, लेकिन बच्चे का जब उसने चेहरा देखा तो गला दबाने की राजा हिम्मत नहीं कर सका। राजा ने बड़ा विचार विमर्श किया, लेकिन वो उसे बच्चों को मार नहीं सका। अब राजा ने उसके बाद एक लकड़ी की संदूक बनवाई और उसी संदूक में उस बच्चे को रख करके और बंद करके उसे पानी में डाल दिया। राजा ने सोचा कि यह संदूक गहरे पानी में जाएगी और अपने आप ही डूब जाएगी और यह बच्चा इस तरह से मर जाएगा। राजा ने सोचा कि जब ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो कैसे इसके साथ मेरी राजकुमारी का विवाह होगा। प्रियदर्शक बंधुओं, यही सोच करके निश्चित होकर के अब राजा राजमहल में वापस लौट आया। राजा ये सोचकर बड़ा खुश था कि अब वो बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ उसका विवाह भी नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, राजा को लग रहा था कि मैं भाग्य का लिखा मिटा दिया। इधर वह संदूक बहती हुई नदी के किनारे पर जाकर के रुक गई, जहां पर एक धनवान सेठ का घर था। वह सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था,
जब उसने नदी के किनारे पानी में तैरती उस संदूक को देखा तो उस सेठ ने जाकर संदूक को नदी में से निकाल लिया, और जब उसने संदूक खोल करके देखा तो उसके अंदर बच्चे को देख करके सेठ हैरान हो गया। सेठ मन में सोचने लगा कि यह कौन मूर्ख व्यक्ति है जिसने इस बच्चे को संदूक में बंद करके छोड़ दिया है। प्रियदर्शक बंधुओं, उस सेठ की भी कोई संतान नहीं थी। अब तो सेठ उस बच्चे को लेकर के अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देख करके बहुत खुश हो गई। आज उस सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ से पूछा तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बच्चा एक संदूक में बहता हुआ नदी में उसको मिला है। अब तो सेठ और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बच्चा ना सही तो किसी और का बच्चा ही सही, अब हम इसे पाल पोस करके और अपने बच्चे की तरह ही इसे रखेंगे और उतना ही इसके साथ प्रेम करेंगे। दर्शकों, अब वह बच्चा सेठ के घर में रहने लगा। इसी तरह से धीरे धीरे समय निकलता गया और 15 साल व्यतीत हो गए। सेठ ने उस बच्चे का नाम वंश रखा था। प्रियदर्शकों, वंश बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन की बात है, विद्यालय में वंश को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी सवाल पूछते तो वंश उसका तत्काल सही जवाब दे देता। ये देख करके अध्यापक ने कहा कि वंश, तुम तो बहुत ही समझदार हो, बड़े ही बुद्धिमान हो, तुम आगे चल करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। दर्शकों, अध्यापक वंश की प्रशंसा कर ही रहे थे, तभी अपने राज्य के विद्यालय को देखने के लिए वह राजा विद्यालय में आता है। और राजा ने जब वंश की तारीफ होते सुना तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने वंश से पूछा कि पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। प्रियदर्शक बंधुओं, तब वंश ने कहा कि महाराज, मैं इस नगर के सेठ का पुत्र हूँ। दर्शकों, ये सुनकर राजा ने सोचा कि लौटते समय इस वंश के पिता से मिलते हुए जाएंगे। अब अपना काम करने के बाद राजा जब वापस आया तो वो उसी सेठ के घर पर पहुंचा और उसने कहा कि सेठ, ये तुम्हारा जो बेटा है ये बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही समझदार है, ये बड़ा ज्ञानी है। प्रियदर्शक बंधुओं, सेठ ने अपने बेटे की प्रशंसा जब राजा के मुंह से सुनी तो सेठ कहने लगा कि राजन, ये बेटा मेरा नहीं है, मैं इसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इस बच्चे का पालन पोषण किया है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ की बात को सुनकर के पूछा कि सेठ, ये लड़का आपको कहाँ से मिला था और कैसे मिला था। तब सेठ ने राजा को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि एक दिन नदी में एक संदूक उसको मिली थी। जब उसने उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें ये बच्चा था। दर्शकों, जब राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह तो वही बच्चा है जिसे आज से 15 साल पहले मैंने नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वंश आ गया। प्रियदर्शक बंधुओं, राजा ने वंश की तरफ देखा और उसने कहा कि सेठ, अभी मुझे तुरंत आगे किसी काम से जाना है, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम है। बात यह है कि एक चिट्ठी है जो हमें महल में रानी तक पहुंचना है। क्या आपका बेटा हमारा ये काम कर देगा? हम इसके बदले उसको 500 सोने के सिक्के देंगे। प्रियदर्शक बंधुओं, वंश ने ये सुनकर राजा से कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी छुट्टी जरूर पहुंचा दूंगा। अब तो राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर अपनी मोहर लगा दी और चिट्ठी उस वंश को पकड़ा दी। अब वंश चिट्ठी लेकर के महल के लिए चल देता है। वंश चलते चलते एक घने जंगल के रास्ते जा रहा था। दर्शकों, तभी वह वहां से रास्ता भटक जाता है और उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। अब वंश रात गुजरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी तो वंश ने सोचा कि रात तो यही बीता लेता हूँ। ये सोच करके वंश घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। प्रियदर्शक बंधुओं, जब वंश झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो उस समय खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने जब वंश को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए। तब वंश ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कैसे और कहाँ जा रहा था और रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। दर्शकों, वंश की बात को सुनकर के बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने वंश से कहा कि बेटा, तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा समय रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर के बाद जब डाकू यहाँ वापस आएंगे तो तुम एक अनजान व्यक्ति हो, तुम्हें देख करके वह तुम्हें जान से मार देंगे।
तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब वंश ने कहा कि लेकिन माताजी, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मार करके खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ किसी कोने में जाकर के लेट जाता हूँ। इतना कह कर के वंश एक कोने में जाकर के लेट गया। कुछ देर के बाद वह डाकू अपने घर पर वापस आए। डाकू ने जब उस बेटे को देखा कि एक अनजान व्यक्ति कोने में पड़ा हुआ है, तो वह बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछने लगे। बूढ़ी माता ने कहा कि इसका नाम वंश है, ये बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। प्रियदर्शक बंधुओं, डाकुओं ने जब ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों को अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही डाकुओं ने उसकी जेब से वह चिट्ठी को निकाल करके पढ़ा तो उस चिट्ठी को पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। वह सब समझ गए थे। इधर बूढ़ी माता ने जब उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है, तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय रानी, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे तो इसको उसी समय मरवा करके कहीं दूर फिंकवा देना। ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब इस तरह से बात को सुना तो कहने लगी कि राजा तो बड़ा दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। दुखी होकर के बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को किसी भी तरह कोई भी उपाय करके इसे बचाना चाहिए। प्रियदर्शकों, उसने डाकुओं से कहा कि आप लोग चिट्ठी को बदल दो। तभी डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर के वंश की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। प्रियदर्शक बंधुओं, जब सुबह हुई और वंश उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर के वहां से चला गया। अब वंश कुछ समय के बाद राजा के राजमहल में पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बड़ा ही ईमानदार लड़का है, बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर भी थे और उनकी मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता। दर्शक बंधुओं, यही सोच करके महारानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से कर दिया जो चिट्ठी लेकर के आया था, जिसका नाम था वंश। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया, उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिससे वह नहीं चाहता था, जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? तभी महारानी कहने लगी कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था वैसा ही मैंने किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया तो महारानी चिट्ठी लेकर आई। राजा ने जब चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। ये देखकर के राजा ने बड़े ही गुस्से में आकर के सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर के वंश को पकड़ करके लाओ। सैनिक तुरंत गए और वंश को पकड़ करके ले आए। राजा ने गुस्से में वंश से कहा कि तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। कहाँ तुम एक गरीब किसान के बेटे और कहाँ मैं एक राजा। वंश ने राजा की बात को सुन करके कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया है और न ही कोई धोखा किया है। राजा ने वंश की बात सुनकर के कहा कि तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। प्रियदर्शक बंधुओं, अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में एक सैनिक ने आकर के राजा से कहा कि महाराज, बाहर एक बूढ़ा सा कौवा आया है, वह इसी समय आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कौवा को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया। प्रियदर्शक बंधुओं, अब वह कौवा अंदर आया। राजा ने पूछा कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तब कौवा ने कहा कि राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा कि नहीं कौवा, मैं आपको नहीं पहचाना। कौवा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं वही कौवा हूँ जिसे तुम आज से 15 साल पहले कुएं पर मिले थे और भाग्य का लिखा मिटाने की बात तुम कह करके आए थे। जैसे ही कौवा ने यह बात कही तो राजा एकदम चकित हो गया। उसे सब कुछ पुरानी बातें जो थी वह सब याद आ गई। कौवा ने कहा कि क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया? तब राजा ने आंखें नीचे करके कहा कि नहीं कौवा, मैं भाग्य के हाथों हार गया। कौवा ने कहा कि राजन, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम वंश को अपना दामाद स्वीकार करो
और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा है, कौवा जैसा आपने कहा है अब वैसा ही होगा। राजा को समझा करके वो कौवा कहता है कि महाराज मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना, आप कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाओगे। कौवा कहता है कि पहली बात, आपका कितना भी बड़ा पद हो, कितनी भी बड़ी आपकी औकात हो, लेकिन कभी आपको घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान के लिखे को मिटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले की हमेशा हार होती है। दूसरी बात, किसी भी गरीब को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। गरीबी ऊपर वाले का दिया हुआ एक अभिशाप है, परंतु उसे अपनी बुद्धिमानी से मिटाया जा सकता है। इसलिए गरीब व्यक्ति को कभी कमजोर और मूर्ख नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात, गलत सोच रखने वाले के साथ हमेशा गलत ही होता है। जिस प्रकार राजा साहब आपने गलत सोच और वंश को मारने की कोशिश करी, तो देखिए आज आपके साथ ही गलत हो गया। इसलिए कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। चौथी बात, क्रोध में आकर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में अक्सर मनुष्य गलत निर्णय लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद कौवा वहां से वापस चला जाता है और राजा को कौवा की बात समझ में आ जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब राजा ने वंश से माफी मांगी और अपना सारा राजपाट उसको सौंप करके वो जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।